नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे भारत में पुरातत्व के इतिहास का, जिसके अंतर्गत हमने पिछले 4 वीडियोस में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, समझा था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व के इतिहास के विषय में, जो इस श्रृंखला का 5वां भाग होगा। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एएसआई के महानिदेशकों के अंतर्गत देवला मित्रा से परिचय कराया था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी। देवला मित्रा के बाद एएसआई में जो महानिदेशक नियुक्त किए गए पुराविदों के रूप में, उसमें एमएस नागराज राव, जेपी जोशी, एमसी जोशी, गौतम सेन गुप्ता तथा राकेश तिवारी थे। एमएस नागराज राव देवला मित्रा के बाद एएसआई के महानिदेशक बने थे और ये एचडी सांकालिया के शिष्य थे। जहां तक जेपी जोशी की बात करें तो जेपी जोशी ने सुरकोटदा, धौलावीरा और मालवनी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों का उत्खनन कार्य करवाया था। साथ ही साथ वे भगवानपुरा के भी उत्खनन करता थे, ये आप सभी जानते भी होंगे। जेपी जोशी के बाद महानिदेशक एएसआई के बने थे एमसी जोशी। हालांकि इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया था। तो बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने की घटना के समय एएसआई के महानिदेशक एमसी जोशी थे, इसको याद रखिएगा। और इसी घटना के बाद उन्होंने इस पद से त्यागपत्र भी दे दिया। आगे बात करें तो राकेश तिवारी, जो प्रमुख पुराविद हैं, एएसआई के महानिदेशक भी आगे बने। इन्होंने लहुरा देवा नामक पूरा स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से कृषि संबंधी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनता का साक्ष्य मिला है। आगे बात करें तो इन्होंने राजा नल का टीला, दादूपुर तथा मल्हार जैसे पुरा स्थलों से उत्खनन का कार्य किया और यहाँ से उन्होंने लोहे की प्राचीनता पर प्रमुख प्रकाश डाला। तो इस प्रकार मध्य गंगा घाटी में लोहे की प्राचीनता पर अनुसंधानकर्ता के रूप में आप राकेश तिवारी सर को पाते हैं। एएसआई की प्रथम आईएएस महानिदेशक बनी अचला मौलिक। यहाँ आपको बता दें कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब एएसआई के महानिदेशक एमसी जोशी ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद एक परंपरा सी बन गई कि एएसआई अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक कोई आईएएस ऑफिसर ही बनेगा। और इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पहली आईएएस महानिदेशक बनी अचला मौलिक। इसके बाद लगातार यही क्रम जारी रहा। हालांकि बीच बीच में गौतम सेन गुप्ता और राकेश तिवारी जैसे पुराविदों ने भी इस पद को सुशोभित किया था। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो महानिदेशक हैं वी विद्यावती, वो भी आईएएस ऑफिसर ही हैं, जो 2020 में इस पद को सुशोभित किया उन्होंने। आगे बात करें, अगर स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व का अगर प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो आपको बता दें कि कनिंघम ने जो सर्वेक्षण का कार्य अपने समय में प्रारंभ करवाया था, जॉन मार्शल के समय तक आते आते वो उत्खनन कार्य में बदल गया। और जॉन मार्शल के ही समय में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद भारतीय पुरातत्व का संपूर्ण अनुसंधान का केंद्र इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हो गया। उसी से जुड़े हुए नए पुरास्थल खोजे जाने लगे थे। लेकिन देश की आजादी के बाद अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया तब समस्या हुई। तो देश की आजादी के बाद सबसे पहले तो भारत में सिंधु सभ्यता के नवीन पुरास्थलों की खोज की गई और सिंधु लिपि के उद्वाचन के भी प्रयास साथ साथ में किए गए। भारत में पुरातात्विक अनुसंधान कार्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिला, जैसा हमने आपको बताया भी था। आगे बात करें तो भारत में पुरावशेषों की तिथि निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन अर्थात C14 डेटिंग, ESR जैसी डेटिंग्स प्रयोग की जाने लगी और पहली बार भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेटिंग है वो रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा निर्धारित की गई। आगे बात करें तो भारतीय पुरातत्व के अध्ययन में स्वतंत्रता के बाद नई विधाओं को भी प्रयोग में लाया गया, जिसमें स्थल फैलाव, साइट कैचमेंट, अधिवास की प्रक्रिया, सूक्ष्म घर्षण तकनीक, सोनार तकनीक, वंश पुरातत्व, लिंग पुरातत्व, बौद्धिक पुरातत्व, पर्यावरणीय पुरातत्व, इस तरह की कई विधाओं का प्रयोग भारतीय पुरातत्व में अनुसंधान के लिए किया गया। इन सभी के विषय में विस्तार से हमने प्रागैतिहास वाले वीडियो में
महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। तो इस सारे टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करें तो एस.आर. राव द्वारा समुद्री पुरातत्व का अध्ययन भारत में प्रारंभ किया गया तथा उन्होंने बेट द्वारका की खोज की, जो महत्वपूर्ण खोज थी। यह पूरा स्थल गुजरात के समुद्री क्षेत्र में स्थित था। इसी के साथ साथ देखें तो एन.आर. बैनर्जी, डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल, विभा त्रिपाठी तथा राकेश तिवारी जैसे पुराविदों ने भारत में धातुओं की प्राचीनता तथा उसे पिघलाने तथा ढालने से संबंधित अनुसंधान का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अर्थात देश की आजादी के बाद धातु की प्राचीनता पर भी बल दिया गया। बात करें तो धातु के साथ साथ मृदभांडों का भी पुरातात्विक अध्ययन प्रारंभ किया गया और वो कार्य बीबी लाल ने किया था। इन मृदभांडों के ही सहायता से भारत में आद्य इतिहास को भी प्रकाश में लाया गया। तो आद्य इतिहास जो कि पहले डार्क एज के रूप में था, इन्हीं मृदभांडों से वो प्रकाश में आया देश आजादी के बाद। और विभिन्न प्रकार के मृदभांडों जैसे कि BRW, PGW, NBPW, इन सभी पर आप वीडियोस हिस्ट्री अड्डा चैनल पर देख सकते हैं। आगे बात करें तो व्हीलर महोदय और H.D. सांकालिया ने भी भारतीय पुरातत्व में अपना योगदान दिया। इसको हमने बताया भी था। व्हीलर ने ब्रह्मगिरी से महापाषाणिक संस्कृति की खोज की और H.D. सांकालिया महोदय ने जोरवे से ताम्रपाषाणिक संस्कृति को खोजा। ये दोनों संस्कृतियां एक प्रकार से आद्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण थी। व्हीलर का योगदान एक और दृष्टि से भी था कि भारत में प्रतिपादित स्तरीकरण का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, उससे भारत में पाषाण काल को एक सुदृढ़ आधार मिला। और आपको पता ही होगा कि व्हीलर ही वह पहले पुराविद थे जिन्होंने भारतीय प्रागैतिहास को विश्व के मानचित्र पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। H.D. सांकालिया ने मध्य पाषाणिक पुरास्थल लगनाज के उत्खनन से भारत में वैज्ञानिक उत्खनन का प्रारंभ कराया। याद रखिएगा, भारत का पहला पुरास्थल जिसको वैज्ञानिक विधि से उत्खनित करवाया गया लगनाज ही था। और लगनाज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाषाण कालीन पहला मानव कंकाल भारत में इसी पुरास्थल से मिला है। माइक्रोलिथ्स के साथ मध्य पाषाणिक पुरास्थल गुजरात में पड़ता है। आगे बात करें, H.D. सांकालिया ने ही नेवासा नामक पुरास्थल से मध्य पूरा पाषाण काल की सुस्पष्ट पहचान कराई। जो फ्लैक्स उद्योग उपकरण जो थे, फ्लैक उपकरण, वो सबसे पहले नेवासा से ही प्राप्त हुए। और पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का ये जो विभाजन है इसी समय स्पष्ट हो पाया था, क्योंकि पहले पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो क्षेत्र था वो ज्ञात नहीं था। आगे बात करें तो प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का भी अध्ययन देश की आजादी के बाद किया गया और V.S. वाकड़कर का नाम आप जानते ही हैं। भीमबेटका के शैलचित्रों की खोज उन्होंने ही की थी। नर्मदा नदी की घाटी में हथनोरा नामक पुरास्थल से अरुण सोनकिया ने होमो सेपियंस मानव के कपाल की खोज की। ये प्राप्ति भी अपने आप में भारतीय प्रागैतिहास और पुरातत्व के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी मानव के कंकाल और उसके कपाल की खोज, ये महत्वपूर्ण था, इसको याद रखेंगे। आगे बात करें तो सर्वप्रथम मेहरगढ़ तथा कालांतर में लहुरा देवा के उत्खनन से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि आप पढ़ते होंगे कि कालीबंगा नामक पुरास्थल से खेत के जुते होने का प्रमाण मिलता है, जो पूर्व हड़प्पा काल का है। लेकिन उससे पहले भी हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल वहां से और लहुरा देवा से भी इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हो पाए हैं। आगे बात करें तो G.R. शर्मा ने मध्य गंगा घाटी में पाषाणकालीन पुरास्थल खोजे। अपने आप में बड़ा यूनिक था। अभी तक ये माना जा रहा था कि पाषाणकालीन जितने भी पुरास्थल है वो पहाड़ी इलाकों में गुफाओं में उनके साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मैदानी भाग में पाषाणकालीन किसी पुरास्थल की अभी तक खोजी गई पुरास्थल नहीं मिल पाया था। लेकिन G.R. शर्मा ने ऐसा कर दिखाया। तो सबसे पहले आप G.R. शर्मा महोदय का ही परिचय पा लें। G.R. शर्मा वास्तव में क्या थे, उनका योगदान आप जानें उससे पहले एक स्टेटमेंट जान लें कि शर्मा जिस मिट्टी को छू देते हैं वहां से सोना निकल आता है, ऐसा कहना था प्रोफेसर नूरुल हसन का, जो इनके सहयोगी थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। ये G.R. शर्मा उत्तर भारत में पुरातात्विक अध्ययन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? मॉर्टिमर व्हीलर तथा F.E. जाइनर से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अध्यापक के रूप में थे इतिहास विभाग में। लेकिन इन्हीं के प्रयासों से देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में
स्वतंत्र रूप से प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का गठन किया गया। इसमें इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। यमुना नदी के किनारे स्थित कौशाम्बी पुरास्थल का इन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया 1949 ईस्वी में। याद रखिएगा, कौशाम्बी पुरास्थल का सर्वेक्षण कार्य किया था सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और उन्होंने ही इस कौशाम्बी को पहचाना था। बाद में एनजी मजूमदार ने यहाँ पर विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करवाया। हालांकि एनजी मजूमदार की हत्या बलूचिस्तान में सर्वेक्षण के दौरान डाकुओं ने कर दी, तो कौशाम्बी के वास्तविक महत्व के जो जनक हैं वो जीआर शर्मा ही बने। भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक अनुसंधान कौशाम्बी का ही माना जाता है, जहां से घोषिताराम बौद्ध विहार तथा ढले हुए लेख रहित सिक्के उपलब्ध हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। द एक्सवेशंस एट कौशाम्बी तथा एक्सवेशंस ऑफ कौशाम्बी नामक दो प्रतिवेदन के रूप में इन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी। कौशाम्बी के प्रतिवेदन से संबंधित ये पुस्तकें थी। आप हमें यहाँ बता दें कि कौशाम्बी का उत्खनन तो जीआर शर्मा ने करवाया और उसका प्रतिवेदन भी प्रकाशित करवाया, लेकिन कौशाम्बी रिविजिटेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करें जीआर शर्मा की उपलब्धियों में, बेलन नदी की घाटी में पाषाणकालीन पुरास्थलों को खोजा गया इन्हीं के द्वारा। और आप जानते हैं कि बेलन नदी की घाटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक का लगातार सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुआ। साथ ही साथ लोहंदा नाला से मातृदेवी की प्रतिमा भी इन्हें प्राप्त हुई। और ये बता दें कि प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो धार्मिक पक्ष था, कुछ थोड़ा बहुत इसी से संकेत मिलने लगा। आगे बात करें तो कोल्डिहवा नामक पूरा स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जेडी क्लार्क के साथ जीआर शर्मा ने सोन नदी की घाटी में संयुक्त अभियान चलाया। जेडी क्लार्क से इनकी मुलाकात बड़ौदा में एक सेमिनार के दौरान हुई और फिर उनसे वो क्लार्क प्रभावित हुए और फिर जैसे उन्होंने बेलन नदी की घाटी में ये पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन का कार्य करवाया, वैसे ही सोन नदी की घाटी में भी उन्होंने सिंहावल तथा पटपरा के क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य करवाया और महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए। आगे बात करें तो बागौर से प्राचीनतम पूजा स्थल की भी खोज की गई जीआर शर्मा द्वारा। और आपको बता दें कि जैसे मातृदेवी की प्रतिमा मिली, वैसे ही प्राचीनतम पूजा स्थल मिला, तो एक प्रकार से प्रागैतिहासिक मानव का धार्मिक पक्ष भी धीरे धीरे उजागर होने लगा। हालांकि ये सब अनुमान पर था, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। मध्य गंगा घाटी में सराय नाहराय, दमदमा और महदाह जैसे पुरा स्थल खोजे गए, जो पाषाणकालीन पुरा स्थल थे। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से उपलब्ध हुए। यहाँ पाषाणकालीन मानव द्वारा उपकरण के लिए प्रस्तर का अभाव था, तो उन्होंने प्रस्तर के स्थान पर उपकरण बनाने के लिए हड्डियों का प्रयोग प्रारंभ किया। हड्डी या सींग जैसे वस्तुओं को भी उपकरण के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया था। कहाँ से? सराय नाहराय, दमदमा और महदाह से। आगे बात करें भारत में प्राचीनतम मानव कंकाल की खोज सराय नाहराय से ही जीआर शर्मा ने की थी। पहला मानव कंकाल लगनाथ से मिला हुआ है भारत का, और प्राचीनतम मानव कंकाल सराय नाहराय से उपलब्ध हुआ है। पाषाणकालीन मानव द्वारा आभूषणों के प्रयोग करने के साक्ष्य भी हमको इन्हीं पुरास्थलों से मिलते हैं। और कहाँ से मिलता है? कानों में कुंडल पहने युवती का कंकाल है। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। रेह से प्राप्त मीनांडर के अभिलेख का प्रकाशन तथा इस अभिलेख में शासक की पहचान मीनांडर से करने का कार्य भी जीआर शर्मा महोदय ने ही किया था। आगे बात करें, जीआर शर्मा ने ही इस इंस्क्रिप्शन यानी रेह इंस्क्रिप्शन के आधार पर गंगा के किनारे स्थित अनेक नगरों को मीनांडर द्वारा जलाए जाने का साक्ष्य खोजा। मीनांडर ने मध्य गंगा घाटी में कई नगरों को जला डाला था, तो इन नगरों को जो गंगा के किनारे किनारे अवस्थित थे, वहां से जलाए जाने का साक्ष्य भी जीआर शर्मा ने खोज लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेने वाले ये पुराविद थे। सक्रिय रूप से न केवल पुरातत्व के क्षेत्र में बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी ये भाग लिए थे। अब इनकी पुस्तकों की बात करें तो ज्यादातर किताबें तो इनकी उत्खनित पुरास्थलों का प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करवाई गई। इसमें है एक्सवेशंस ऑफ चौपानी मांडो 1977 से 1979 के बीच में, एक्सवेशंस ऑफ महदाह 1977-78, इसी वर्ष एक्सवेशंस ऑफ महगढ़ा। अगली पुस्तक है बिगनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर 1980 में प्रकाशित पुस्तक। 1980 में ही रेह इंस्क्रिप्शन ऑफ मीनांडर एंड इन्वेंशन ऑफ गंगा वैली। अगली पुस्तक भी 1980 में ही प्रकाशित हुई, हिस्ट्री टू प्री हिस्ट्री।
नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, भी 1980 में प्रकाशित उनकी पुस्तक थी। भारतीय संस्कृति पुरातात्विक आधार के नाम से अगली पुस्तक है 1985 में प्रकाशित जी.आर. शर्मा की। तो ये जी.आर. शर्मा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक सक्रिय सब्सक्राइबर हैं पटना के आदित्य जी, उन्हीं के सुझाव पर आपको इन किताबों के साथ साथ प्रकाशन वर्ष भी दिया जा रहा है, जो आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे बात करें तो जी.आर. शर्मा की उपलब्धियों के बाद अब हम जानते हैं एक और नाम जो भारतीय पुरातत्व में काफी महत्वपूर्ण है, बी. सुब्बा राव। इनके बगैर भारतीय पुरातत्व अधूरा माना जाएगा। बी. सुब्बा राव के परिचय के रूप में जाने की एस.डी. सांकालिया के शिष्य थे और पर्यावरणीय पुरातत्व में इनकी रुचि थी और यही कारण था कि बड़ौदा विश्वविद्यालय में ये अध्यापक के रूप में थे। वहीं यूजीसी ने बाद में इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी के पीठ की स्थापना भी करवाई। आगे बात करें तो इन्होंने कर्नाटक में बेलारी से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया, साथ ही साथ ब्रह्मगिरी और संगनकलू नामक पुरास्थलों का उत्खनन भी किया। संगनकलू से प्राप्त फ्लैक उद्योग जो है लघु पाषाण उपकरणों का पूर्वगामी माना जाता है। जो माइक्रोलिथ्स मध्यपाषाण काल के प्रमुख उपकरण माने जाते हैं, उनका अर्लीस्ट फॉर्म हमको संगनकलू नामक पुरास्थल से मिलता है। और जब उन्होंने इस तरह का कार्य प्रारंभ किया तो लोगों ने ये मान लिया कि दक्षिण भारत में रॉबर्ट ब्रुसफूट के ये उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। आगे बात करें तो मध्य भारत में ताम्रपाषाणिक पुरास्थल माहेश्वर, जिसका उत्खनन करवाया था एस.डी. सांकालिया ने, इस उत्खनन कार्य में बी. सुब्बा राव भी शामिल थे। आगे बात करें तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूप से प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का गठन बी. सुब्बा राव की ही देन है, जैसा कि जी.आर. शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस विभाग का गठन करवाया था। इनकी पुस्तकों की बात करें उससे पहले जान लें कि बी. सुब्बा राव छात्र जीवन में आग से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिससे उनको अपना दाहिना हाथ खोना पड़ा था। बावजूद उन्होंने पुस्तकें लिखी थी स्टोन एज कल्चर्स ऑफ बेलारी, जो बेलारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन था। अगला था बड़ौदा थ्रू एजेस, 1953 में प्रकाशित पुस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, जिसको हम और आप जानते भी हैं, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, 1956 में प्रकाशित। यह पुस्तक कुल 11 अध्यायों में है। इसमें क्षेत्रीय प्रागैतिहास को केंद्र में बना करके इस किताब की रचना की गई थी। लेकिन इस किताब की रचना के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी जान लें कि मॉर्टिमर व्हीलर ने एक व्यंग कसा था, एक व्यंग किया था। उसी व्यंग का जवाब देते हुए बी. सुब्बा राव ने इस पुस्तक की रचना की थी। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि कहाँ है पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन में पर्सनालिटी ऑफ ब्रिटेन की रचना की जा चुकी थी और भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था उपलब्धियों जैसा। मॉर्टिमर व्हीलर के व्यंग के बाद बी. सुब्बा राव ने इस पुस्तक की रचना कर डाली थी। अब जाते जाते आपको बता दें, जैसा हमने पूछा कि कौशाम्बी रिविजिटेड के लेखक कौन है, तो आप नहीं जानते तो जान ले कि कौशाम्बी रिविजिटेड के लेखक है बी.बी. लाल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।